जो आपको करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उनमें से कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ बहुत नोन लोगों ने स्टीवन कोवे जैसे लोगों ने जिस पे रिसर्च करी और उन्होंने रिसर्च किया कि जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं और जो हाईली इफ़ेक्टिव लोग हैं, उनकी ऐसी 7 हैबिट्स कौन-सी हैं जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं, जो एक नॉर्मल इंसान को इफ़ेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। तो इस बुक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफ़ेक्टिव पीपल। अब देखिए ट्रेनिंग और एजुकेशन के ज़रिए आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि आप सीखते हैं, पढ़ते हैं। ये अदरवाइज़ ये बुक मैंने आज से कई साल पहले पढ़ी थी, लेकिन आज की ट्रेनिंग को डिलीवर करने के लिए बुक को मुझे दोबारा पढ़ना पड़ा। क्या फ़ायदा हुआ मुझे? एक फ़ायदा ये हुआ कि आज की ट्रेनिंग के लिए मैं तैयार हूँ, दूसरा मुझे फ़ायदा हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जो मैं भूल चुका था। लेकिन इसको पढ़ने के बाद वो सारी की सारी दोबारा रिफ्रेश हुई हैं मेरे लिए। तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीक में 1 बुक ज़रूर पढ़िए और बिना सीखे, बिना सिखाए, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, स्पेशली अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिज़नेस है, जो लोगों का बिज़नेस है, जिसमें आपको लोगों के साथ रेगुलरली क्या कहते हैं ना डील करना पड़ता है, लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, उनको उनके साथ आपको चलना पड़ता है। तो आप भी कोई ना कोई बुक हर वीक उठाइए, उसको पढ़िए और कोशिश कीजिए उसको उसकी जो लर्निंग है आप अपनी टीम के साथ शेयर कर सकें। एंड मैंने इस बुक को पढ़ते हुए एक चीज़ सीखी है और जो मैंने जिसके बारे में बहुत बार जिसके बारे में पढ़ा है, सुना है और आपने भी सुना होगा इसके बारे में, एक वर्ड है जिसको हम पैराडिम कहते हैं। पैराडिम पैराडिम या मैं उसको हिंदी में मतलब आपको बात बताऊँगा जिसको पैराडिम शिफ्ट भी बोलते हैं। अ, और उसके एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा। आप सब ने मैं आगे तभी बढ़ूँगा जब आप सभी लोग मुझे मैसेज में लिख के बताएँगे वो उस पिक्चर में क्या दिख मैं आपको एक खूबसूरत सी लड़की जो सामने एक बैठी है, अभी आपको नहीं दिख रही होगी, जो आपको मैं फ़ोटो दिखाऊँगा उसमें आपको दिखेगी। यहाँ पिक्चर में आपने देख के मुझे बताना है कि आपको उस पिक्चर में क्या दिख रहा है। ये बहुत कुछ बताएगा कि आपकी आंतरिक हालात, इंटरनल सिचुएशन आपकी बॉडी की, आपकी लाइफ की क्या चल रही है, ये पिक्चर से महज़ आप ये मैं बता सकता हूँ। तो अभी आपके सामने एक पिक्चर है और इसके ऊपर लिखा होगा पैराडिम शिफ्ट एंड पैराडिम शिफ्ट में एक पिक्चर है, मैं बोलूँगा नहीं क्या है और बहुत सारे लोगों को कुछ अलग-अलग चीज़ें दिख रही होंगी। आपने मैसेज में लिख के बताना है कि आपको क्या दिख रहा है और मैं लोगों के मैसेज के ज़रिए ये पढ़ के बताऊँगा कि लोग क्या देख पा रहे हैं इस फ़ोटो में। सो आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत ज़रूरी है कि आप लिखें, एंगेज करें एक-दूसरे को। हम लोग अच्छा, विजय प्रताप जी को एक सुंदर सी लड़की दिख रही है। क्या बात है! प्रिंसेस और कौन? एन ओल्ड लेडी संदीप कुमार जी को इसी पिक्चर में एक बूढ़ी औरत दिख रही है। कम ऑन सभी सभी ने लिखना है। देखिए ये ट्रेनिंग सिर्फ मुझे बोलने के लिए नहीं है, बहुत कुछ सीखना है। एक सैड गर्ल, बा ब्राइड, लायन क्या बात है! बहुत सारे लोग हैं मीटिंग में, कम से कम ऑलमोस्ट 70 लोग और मैसेज मेरे पास 4 हैं, प्रिंसेस सभी ने लिखना है, मेरे पास मैसेज है, यहाँ पे कौन लिख रहा है? छोटी बच्ची अ, बाल, हेयर लिटिल प्रिंसेस सबने लिखना है। कम ऑन आप लिखना नहीं आता है, आप देखेंगे एक छोटा मैसेज का बॉक्स बना होगा आपके साइड में, वहाँ जाके मैसेज टाइप टाइप कीजिए। प्रिंसेस, छोटे बच्चे, मेडिटेटिंग, दिव्यांश जी लिखते हैं मेडिटेटिंग लीफ, पत्ते, ओके। तो आप देखेंगे एक ही पिक्चर को अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से देखते हैं। उसी तरीके से हम जैसे एक सिचुएशन को हम लोग अपने जीवन में अलग-अलग तरीके से देखते हैं। एक्चुअल में अगर आप देखें, तो किसी को इसमें सही कह रहे हैं, किसी को एक बहुत सुंदर सी लड़की दिख रही होगी, प्रिंसेस दिख रही होगी और किसी को इसमें बूढ़ी लेडी दिख रही होगी। तो आप डिपेंड करता है कि आप इस पिक्चर को किस हिसाब से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, आपको वैसी ही पिक्चर इसमें दिखाई देती है। और इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। आप जानते हैं जब एक बच्चा बचपन में जन्म लेता है, तो हमने बहुत बार सुना होगा, मैं थोड़ी-सी आज साइंस की बात करूँगा, कि हमारी बॉडी जेनेटिकली डिफरेंट होती है। हर किसी की एक जेनेटिक कोड्स होते हैं बॉडी में ना। सो एक सॉफ्टवेयर है हमारे ब्रेन में, जो हर किसी का पैदाइश जब वो पैदा होता है, उसके एक जेनेटिक कोड होता है, उसकी बॉडी का, उसके ब्रेन में ऑलरेडी सॉफ्टवेयर एक बना होता है। तो वो जैसे उसकी हाइट, उसका रंग, उसका रूप, उसका बोलचाल का तरीका, उसका जीवन में करने का तरीका, सब कुछ डिपेंड करता है कि उसका जेनेटिक कोड कैसा होता है।
सो क्या ये हम मान लें कि जैसी हमारी पैदाइश है, जैसे हमारे पेरेंट्स ने रहन-सहन हमारा रहा था, हमारा आने वाले समय में भी वैसा रहेगा? 90% लोगों का वैसा ही रहता है, लेकिन कुछ एक इफेक्टिव लोग होते हैं, जो अलग करते हैं, जो उनके पूर्वजों ने या उसकी जेनेटिक कोड से अलग होता है। उसका कारण क्या है? कि वो अपने सॉफ्टवेयर को चेंज कर पाते हैं। जो हमारा जेनेटिक कोड है, उसके अगेंस्ट ऑपोजिट जाके हम लोग कुछ करते हैं, जिसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, कि हमने अपने नज़रिए को बदला, अपने सोचने के तरीके को बदला, अपने सॉफ्टवेयर को बदला हमने। और अपने सॉफ्टवेयर को बदलने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और उसी सॉफ्टवेयर को बदलने के तरीकों के ऊपर आज हम लोग छोटी-मोटी बात करने वाले हैं। मैं पूरी ट्रेनिंग नहीं डिलीवर कर रहा हूँ, बट कुछ एक टॉपिक हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक और स्लाइड दिखाना चाहूँगा। अगर आप देखें इसमें, ये तो पिक्चर में बड़ा क्लियर है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक डिजिट नीचे है और 2 लोग अलग-अलग जगह पे खड़े हैं। अ, एक व्यक्ति जो फिगर के राइट हैंड साइड पे खड़ा है, उसको ये 9 दिख रहा है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा है, उसको ये 6 दिख रहा है। लेकिन डिजिट एक ही है। सो डिजिट में कोई गड़बड़ नहीं है, सिचुएशन में कोई गड़बड़ नहीं है। सिचुएशन का सही आकलन आप उस हिसाब से करते हैं कि आप उस सिचुएशन को किस नज़रिए से देखते हैं। आप सिचुएशन के किस ओर खड़े हैं। इसका एग्ज़ाम्पल आज सोनिया मैम अगर मीटिंग में है, तो आप यहाँ पे येस और नो लिख के दें, मैं ताकि आपसे एक एग्ज़ाम्पल शेयर करना चाहूँगा, और शफ़कत भाई से भी। क्योंकि ऐसे ही कुछ हमारे साथ आज आज और कल में हुआ था, जिसका नज़रिया हमारा और आपका अलग-अलग था। येस सर, आई एम इन हियर। सो आपको याद होगा सोनिया मैम कि आज सुबह हमारी किसी चीज़ को लेके बात हो रही थी। तो जिसके लिए आपने मुझे कहा था कि सर हम ये काम कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने कहा था कि नहीं मैम, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इससे हमारे को कोई नुकसान नहीं है। सो ये हमारे नज़रिए का फ़र्क होता है कि हम किस सिचुएशन को किस नज़रिए से देखते हैं। एक वो कहते हैं ना, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, अ, अगर आप आँखों पे लाल चश्मा लगाओगे तो आपको चीज़ें लाल दिखेंगी। अगर आप हरा चश्मा पहनेंगी तो आपको चीज़ें हरी दिखेंगी। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हमें चीज़ें कैसे देखनी है। अदरवाइज़ आप देखेंगे, अगर हम एक ही तरह का चश्मा पहन के हर टाइम घूमेंगे, तो हमें 99% चीज़ें गलत ही दिखेंगी होती है हमारे साथ। अगर हम अपने सोचने के तरीके को, अपने सॉफ्टवेयर को थोड़ा-सा बदलें, अपने सॉफ्टवेयर में थोड़े से चेंजेस लाएँ, और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपके माइंड बेसिकली 2 तरह का होता है। इसमें गलत कोई नहीं होता है कि क्या मैं इसका मतलब गलत हूँ, हरदम मैं नेगेटिव सोचता हूँ? क्या मैं सही हूँ क्योंकि मैं हरदम पॉजिटिव सोचता हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली हाउ वी ट्रेन आवर माइंड, हम अपने दिमाग को कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो वैसे ही जवाब हमको देता है ना? हम अपने दिमाग में कोई सिचुएशन डालते हैं, और सिचुएशन के रिप्लाई में हमारा दिमाग हमको एक आंसर प्रिपेयर करके देता है, और वो आंसर डिपेंड करता है कि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो स्लीपिंग माइंड है, उसको हमने कैसे प्रिपेयर करके रखा हुआ है। सो हमें बहुत ज़रूरी होता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम रेगुलरली प्रिपेयर करते रहें। सो आई होप सबको क्लियर आवाज़ आ रही होगी, आप सब समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। सब फटाफट येस और नो लिख के दें, सो दैट मेरे को क्लियर हो कि आप लोगों को जितना अभी तक मैंने बोला वो चीज़ें समझ में आई। येस और नो इतना लिख के दे दीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। मैं दोबारा समझाना चाहूँगा, एक ही सिचुएशन, एक व्यक्ति के लिए ये नंबर 6 है और एक व्यक्ति के लिए नंबर 9 है। जैसे कि हमने बहुत बार अपनी ट्रेनिंग में ये पिक्चर देखी होगी, जब लोग कहते हैं, कई लोग कहेंगे कि ये भरा हुआ ग्लास है और कई लोग बोलेंगे खाली ग्लास है। सिचुएशन सेम है। उसी तरीके से हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशंस हमारे दिन भर आती हैं, जिसको हमको कई बार लगता है कि ये सिचुएशन हमारे अगेंस्ट है, ये चीज़ नेगेटिव है, और यही अगर मैं किसी और से बात करता हूँ तो उसको वो इसमें अपॉर्च्युनिटी ढूँढता है। लेकिन ये तब पॉसिबल हो पाता है जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करते हैं, ताकि वो हर बार हर सिचुएशन में हमें पॉजिटिव आंसर दे। हो सकता है कि अभी मेरा माइंड हर बार मुझे नेगेटिव रिप्लाई करता हो, है ना? ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी हो, ज़रूरी नहीं है कि सिचुएशन इतनी खराब हो, लेकिन फिर भी हमारा माइंड हमें हर बार नेगेटिव रिप्लाई क्यों देता है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसा डेवलप हो चुका है। क्योंकि आपने बहुत बार ये सुना होगा, बहुत सारी ट्रेनिंग्स में, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो बहुत छोटा होता है, जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत बड़ा होता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली क्या करता है? बेसिकली सुनने की शक्ति, सूँघने की शक्ति, टेस्ट करने की शक्ति और टच करने की, जो जितने भी सेंसरी ऑर्गन हैं, उनके हिसाब से काम करता है। वो इस हिसाब से सिग्नल सबकॉन्शियस माइंड को भेजता है,
और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो डिसाइड करता है कि इसका रिप्लाई कैसे करना है। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा होता है हमारे डिसीजन मेकिंग में, जो हमारी हेल्प करता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। मैं इसको बहुत टेक्निकल नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत छोटी सी नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँगा कि आप अपने आप को, अपने दिमाग को ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि आपके सामने कैसी भी सिचुएशन आए, अंदर से आवाज़, जो अंदर से आवाज़ आती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आती है, वो हरदम पॉजिटिव आए। और वो कैसे आएगी? जब आप रेगुलरली पॉजिटिव चीज़ें अपने माइंड में फीड करते हो, जब रेगुलरली आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते हो, जब आप नेगेटिव को अवॉइड करते हो, जब नेगेटिव सिचुएशंस को अवॉइड करते हो, जब आप नेगेटिव लोगों को अवॉइड करते हो, तो ऑटोमेटिकली इट टेक्स टाइम, थोड़ा समय लगता है, धीरे 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीजें फीड होना शुरू हो जाती है। लेकिन व्हेन यू आर टू मच इनटू नेगेटिव थिंग्स, जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों में रहते हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें होती हुई आपको दिखती है, तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ये मान लेता है कि यही रियलिटी है और यही सच्चाई है। लेकिन अगर आपको अपनी सिचुएशन को बदलना है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना है, आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनना है, तो आपको पैराडिग्म शिफ्ट करना पड़ेगा। पैराडिग्म शिफ्ट का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड ने आपको फीड करना पड़ेगा कि ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है। सो रियलिटी क्या है कि थिंग्स आर वेरी गुड, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, जिसको हम कहते हैं ना पॉजिटिव अफर्मेशंस, है ना, पॉजिटिव अफर्मेशंस, कि आप उठते ही अच्छी पॉजिटिव बातें बोलते हैं। जब आप बोलने लगेंगे, जब आप उन चीज को फॉलो करने लगेंगे, तो धीरे 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 आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड मेडिटेशन ऑल्सो, कि मेडिटेशन के जरिए भी हम यही चीजें करते हैं। और ये साइंटिफिकली ऑल्सो दिस इज प्रूवन, ये माना गया है कि जब आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं, तो आपका जो हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर में आपका जो हार्ड ड्राइव है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका हार्ड ड्राइव है, उसमें डेटा स्टोर हो जाता है। और जब आप आ, कुछ भी काम करते हैं, तो डेटा कहाँ से रिकवर होता है? सबकॉन्शियस माइंड से, कि इसका रिप्लाई क्या करना है, इसके लिए काम क्या करना है। तभी आप देखिए, आप कोई भी मोटिवेशनल ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, आप कोई नई कंपनी ज्वाइन कीजिए, शुरू में मोटिवेशन बहुत हाई रहता है, लेकिन जैसे ही आप काम करने निकलते हैं, अंदर से एक आवाज आती है, बेटा ये तेरे से होगा नहीं, ये तू नहीं कर सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। ये कौन बोलता है? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है, बिकॉज उसने पास्ट में ऐसी चीजें सुनी है, पास्ट में उसने ऐसी सारी चीजें देखी हैं, और पास्ट में उसने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। और जब तक आप अपने हार्ड ड्राइव को खाली नहीं करेंगे और उसमें नई चीजें नहीं डालोगे, तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि आपका माइंड इज ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड विद ऑल नेगेटिव थिंग्स विच यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर पास्ट। तो जब तक आप उसको नहीं निकालोगे, आपके लिए चीजें उतनी ही कठिन होंगी, उतनी ही मुश्किल आपके लिए होती जाएंगी। तो हमें क्या काम करना है? हमें अपने ऊपर भी काम करना है। देखिए, मैं शायद पहला, मुझे नहीं पता, और लोग भी बोलते होंगे, लोग बाकी कहेंगे कि टारगेट अचीव कीजिए, काम कीजिए, और प्रोडक्ट बेचिए, और फ्रेंचाइजी खोलिए। मैं कहता हूं आप अपने ऊपर काम कीजिए, काम अपने आप हो जाएगा। पैसा साइड इफेक्ट है। 90% ऑफ द वेल्थ है ना, वर्ल्ड की 90% जो वेल्थ है, वो ऐसे लोगों के पास है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे एक समय पे, जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। तो इसका मतलब है उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जो पढ़े लिखे लोगों ने नहीं किया है। एग्जाम्पल के तौर पे, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी वो व्यक्ति हो सकता है जो लाइब्रेरियन है, उसके पास भंडार है किताबों का, उसके पास भंडार है नॉलेज का, लेकिन वो पैसा तो नहीं कमा पाया ना। पैसा वो व्यक्ति कमा पाया जिसने उस नॉलेज को इफेक्टिवली यूज किया, जिसने उस ज्ञान को इफेक्टिवली यूज किया। लेकिन ज्ञान को इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि मुझे उसको इस्तेमाल करना है, मुझे इस्तेमाल करना है, मुझे मुझे अपने ऊपर काम करना है। एंड आई सी पीपल, आई एम वेरी सैड ऑल्सो, है ना, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ये देखता हूँ कि लोगों को ये पता होते हुए भी वो काम नहीं करते हैं। वो एक चमत्कार का इंतजार करते हैं कि किस दिन ऊपर से चमत्कार होगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी जब तक हम अपने ऊपर काम करना शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहला काम आपके डाउनलाइन से शुरू नहीं होता, आपके अपने आप से शुरू होता है। आप अपने ऊपर काम कीजिए, ऑटोमेटिकली आप वही काम अपनी डाउनलाइन के लिए भी इंश्योर करेंगे। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, मेरी जिम्मेदारी है। ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अपनी डाउनलाइन के लिए केयर करता हूँ। मेरे लिए 63 लोग जो है,
मेरी वो डाउनलाइन है, मैं जो चाहता हूँ कि अपने जीवन में सक्सेसफुल हो, और वो तभी पॉसिबल है जब मैं ये इंश्योर करूंगा खुद। सो प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बार बार कहता हूं, एजुकेशन सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ना कंपनी को बेचने के लिए नहीं की जाती है, कि कोई कंपनी कितनी अच्छी है इसलिए नहीं उसमें किताबें लॉन्च की जाती है, या इसलिए उसमें ट्रेनिंग नहीं होती। आई एम अगेंस्ट मोटिवेशनल ट्रेनिंग, मैं मोटिवेशनल ट्रेनिंग के अगेंस्ट हूँ। बिकॉज मोटिवेशनल ट्रेनिंग सिर्फ आपको रॉकेट की तरह हवा भरने का काम आता है, लेकिन आपको कभी ये नहीं बताता कि काम करना क्या है और कैसे करना है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करें। हाउ डू आई इंश्योर, मैं कैसे इंश्योर करूं कि मेरे लोग ना केवल बिजनेस में अच्छे हों, साथ ही साथ अपनी पर्सनल लाइफ में भी अच्छे हों। तो बहुत जरूरी है, प्लीज मेरे दोस्तों, मेरे जितने भी भाई और बहन यहाँ पे बैठे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करिए। वो कैसे करेंगे? आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपके बहुत सारे आपके पास तरीके हैं। आप बुक्स पढ़िए, अच्छी लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनिए, पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव बातों से दूर रहिए, और कोशिश कीजिए अपने आप को सराउंड करो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट से। मेरे पास बहुत बार, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सोनिया मैम को, दोबारा आके आप कहती हैं कि सर हम ऑफिस में आते हैं कुछ और सोच के कि आपके पास बैठ के हम ये भी कंप्लेन करेंगे, वो भी कंप्लेन करेंगे, लेकिन जैसे ही आपके पास बैठते हैं हम सब भूल जाते हैं। क्यों? मैं नेगेटिव को अपने आप से अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी सोखता है, खींचता है, आपको एक हफ्ता पीछे लेके जाता है। और दुनिया का तो काम है कहना, सुमन मैम ने बहुत अच्छा गाना लगाया, उनको फोन करके देखना, लोगों का काम है कहना। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमें तो आगे बढ़ना है ना, हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो जीवन में बहुत सक्सेसफुल होना है। मुझे तो सक्सेसफुल नहीं, इफेक्टिव भी होना है। और इफेक्टिव होने के बहुत सारे तरीके हैं जो आज मैं आपके सामने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स आपके सामने रखा हूं। इट्स अ वास्ट ट्रेनिंग, बहुत बड़ा मॉड्यूल है जिसको हम एक एक दिन का पूरा सेशन कर सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप हर मॉड्यूल को, हर ट्रेनिंग को उतने ही शिद्दत से सुनेंगे, चाहेंगे, जितने आप हम अपनी, क्या कहते हैं ना, ग्रंथ को चाहते हैं। बिजनेस भी हमारे लिए एक ग्रंथ है जो हमें पैसा देता है, जहां से हम इंश्योर करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आएगी और हम कैसे इफेक्टिव बन सकते हैं। सो ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो अपने आप को इफेक्टिव ना बनाने की कोशिश करके सक्सेसफुल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपके पास बहुत पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन आपका परिवार आपके साथ ना हो, तो आप इनइफेक्टिव सक्सेसफुल आदमी हो। मैं दोबारा बोलूंगा, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमा ले, आपके पास आपकी मनचाही गाड़ी हो, मनचाही आपकी बीवी हो, बहुत सुंदर बच्चे हो आपके पास, सब कुछ आपके पास हो, लेकिन आपके दोस्त, आपका परिवार, आपके पेरेंट्स आपके साथ ना हो, वो सब साथ छूट चुका हो, तो मैं आपको पता है किस कैटेगरी में खड़ा करता हूं? मैं आपको उस कैटेगरी में खड़ा करता हूं जिसको मैं कहता हूं इनइफेक्टिव सक्सेसफुल पर्सन, इनइफेक्टिव सक्सेसफुल पीपल। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि मुझे सक्सेसफुल भी होना है और इफेक्टिव भी होना है। इफेक्टिव होने का मतलब है मेरे साथ मेरा पूरा संसार खड़ा है, मेरे लोग मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, और मेरे पास दुनिया का हर सुख सुविधा मेरे साथ हो। तो हमें वो बनना है। दिस इज वॉट वी आर वन। ये वी आर वन परिवार है, और ये वी आर वन के लोग होने वाले हैं, कि हम लोग सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होंगे, हम सिर्फ बड़े बड़े चेक नहीं दिखाएंगे स्टेज पे, हम लोग अपने परिवार के साथ होंगे, हम अपने लोग दोस्तों के साथ होंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि जब शफकत जी ने अपना लेवल के लिए आए थे तो उनके पिताजी भी उनके साथ थे, और मुझे बहुत खुशी हुई कि व्हेन अ सन और उनके पिताजी साथ में हो तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। मैं भी चाहूंगा कि जब मैं स्टेज पे वीआर वन को किसी दिन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसी बड़े फोरम में, या हम लोग अपनी बड़ी मीटिंग करें, तो मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ हो, है ना। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तो हमें इफेक्टिव और सक्सेसफुल दोनों बनना है, लेकिन साथ वो चीजें जो हमें इफेक्टिव होने से रोकती हैं, साथ वो आदतें जिनको हमें त्यागना होगा आज से, साथ वो आदतें जो हमें छोड़नी पड़ेंगी, जो हमें इफेक्टिव होने से रोकती हैं। क्या वो सुनना चाहते हैं? वो कौन सी आदतें हैं? क्या आप सुनना चाहते हैं? क्योंकि मैं रुका हूं, सबके जवाब का वेट कर रहा हूं। ओके। और ये सात वो हैबिट्स हैं जो हमको इफेक्टिव बनाने में मदद करते हैं, जिनके ऊपर हमें हरदम काम करना है। पहली, बी प्रोएक्टिव, है ना, बी प्रोएक्टिव, रिएक्टिव नहीं। हाँ,
दोबारा से आऊंगा सोनिया मैम आपकी वाली बात पे। सुबह हमने कोई डिस्कशन की, हम रिएक्टिव हो जाते हैं, सर ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देना चाहिए, ये कर देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, उखाड़ देंगे। नहीं, हमें कभी भी रिएक्टिव नहीं होना है। हमें रिएक्टिव नहीं होना है, हमें प्रोएक्टिव होना है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है जब हम रिएक्ट कर देते हैं, और रिएक्शन में हरदम एंगर निकलता है, गुस्सा निकलता है, कंसर्न निकलते हैं, अच्छा भी गलत दिखने लग जाता है। हमें कभी भी रिएक्टिव नहीं होता, हमें प्रोएक्टिव होना है। बिकॉज दो तरह के सर्कल होते हैं, एक सर्कल ऑफ कंसर्न, एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न क्या होता है? आप रेड कलर का सर्कल देखें, वो वाले फैक्टर जिनके ऊपर हमारा हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मान लीजिए कल सरकार गैस का रेट बढ़ा देती है, आप चिल्ला सकते हो, गालियां दे सकते हो, खुंदक निकाल सकते हो, लेकिन आप बदल नहीं सकते हो। आपका कोई उस पर कंट्रोल नहीं है। कल बारिश हो जाए, आप कहीं मीटिंग के लिए जा रहे थे, आपको गुस्सा आएगा, बहुत तेज से गुस्सा आएगा, लेकिन क्या आप कुछ कर सकते हो? ये आपका एरिया ऑफ कंसर्न है, लेकिन आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी ने कुछ कर दिया, है ना, हमारा एक टीम मेंबर था जिसने कुछ ऐसा एक्शन किया जिससे आप नाखुश हो गए, आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप गुस्सा हो सकते हो, उसके बियॉन्ड आप कुछ नहीं कर सकते। अगेन, ये कंसर्न, सर्कल ऑफ कंसर्न है, लेकिन आपका इन्फ्लुएंस आपका इस पे कोई नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप देखोगे, आप दिन भर आपके दिनचर्या में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही होंगी जो सर्कल ऑफ कंसर्न में तो आती हैं, लेकिन वो फैक्टर आपके कंट्रोल में नहीं है, आप किसी को बदल नहीं सकते हो। तो क्या मुझे उसमें रिएक्टिव होना चाहिए? क्या मुझे उस पर रिएक्ट करना चाहिए? अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कभी भी रिएक्ट नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि रिएक्ट ना करूं। मैं प्रोएक्टिवली ये करने की कोशिश करता हूँ कि इसका समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है। हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, हमें कंप्लेनिंग मोड से बाहर निकलना होगा। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? अब इसी सिचुएशन को आप देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे वर्ड्स ये मेरे कंट्रोल में है, मेरा बिहेवियर ये मेरे कंट्रोल में है, मेरा एक्शन ये मेरे कंट्रोल में है। मुझे इन चीजों पे फोकस करना है, और मैं चाहूंगा आप सब भी सर्कल ऑफ कंसर्न से हटके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करें। आप भूल जाए कि दुनिया क्या कर रही है। दुनिया बहुत कुछ करती है, लेकिन आप कब तक तड़पते रहोगे, कब तक क्या कहते हैं ना, अपना अंदर का गुस्सा उन पे निकालते रहोगे? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपके शब्द कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, और आपके एक्शंस क्या हैं। आई थिंक अगर हम उन चीजों पे काम करना शुरू करेंगे, यू विल फाइंड कि आपके रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगे। तो कितने लोग इससे बिलीव करते हैं कि हमें सर्कल ऑफ कंसर्न से निकलते हुए सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में हमें जाना चाहिए। हमें यह परवाह नहीं करनी चाहिए कि बारिश हो गई, गैस का रेट बढ़ गया है, किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ और कह दिया है। और रादर देन दैट हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि मेरा उन सिचुएशंस में मेरे शब्द कैसे थे, मेरा बिहेवियर कैसा था, और मेरे खुद के एक्शन क्या थे। सो हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव होना है। हमें क्या, रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव होना है। सेकंड हैबिट जो हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जांपल छोटा सा लेना चाहूंगा। ये एक बहुत एक स्टोरी है, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसको हम कहते हैं द कॉकरोच थ्योरी। कॉकरोच थ्योरी क्या है? एक बार एक रेस्टोरेंट में, एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट था, दिल्ली में ही है। वहां पे कुछ एक लोग बैठ के डिनर कर रहे थे, एंड डिनर के टाइम पे सडनली एक उड़ता हुआ कॉकरोच आता है, और वो एक एक कपल बैठा था उनके टेबल पे, आके कॉकरोच की सीधा प्लेट में बैठ जाता है। तो क्या किया होगा? जैसी प्लेट पे मान लीजिए आपके प्लेट में कॉकरोच आ जाए, तो आप उठ के भागोगे, फेंकोगे, और प्लेट को यहाँ रेस्टोरेंट में गालियां निकालोगे। सो सडनली बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट हो जाएगा। वही कॉकरोच उड़ता है, जैसी वो रिएक्ट करती है फैमिली, वो दूसरे किसी टेबल पर जाता है, और वो फैमिली भी सेम बिहेवियर करती है ना। एक सडनली बहुत बड़ा अफरा तफरी का माहौल वहां पे पैदा हो जाता है। और फिर वो कॉकरोच उड़ता उड़ता क्या करता है, एक वहां से वेटर आ रहा होता है, और उसने हाथ में थाली पकड़ी हुई थी, यानी उसके हाथ में ट्रे थी, उसमें बहुत सारा खाना था। वो उसके कंधे पे बैठ जाता है। क्या किया होगा उस वेटर ने भी? वो वेटर भी चिल्लाया होगा, उसे सडनली सामान को नीचे फेंक दिया होगा, और वो भी इधर उधर भागने लगा होगा। नहीं मेरे दोस्तों, वो रिएक्टिव नहीं था, वो प्रोएक्टिव था। वो उसने अपना खाना जहां डिलीवर करना था वहां पे खाना डिलीवर किया, रेस्टोरेंट के बाहर गया, उस कॉकरोच को अपने कोट से नीचे फेंका, और दोबारा रेस्टोरेंट में आके काम करने लगा। सेम सिचुएशन, सेम कॉकरोच। कुछ लोग उस पर रिएक्ट करेंगे,
कुछ प्रोएक्टिवली सोल्यूशन ढूंढेंगे कि प्रॉब्लम को खत्म कैसे करना है। मैं भी यही चाहता हूं कि हम सभी, अगर हमें इफेक्टिव लाइफ में बनना है, हमें रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव बनना है। सोल्यूशन ओरिएंटेड पीपल, दोज आर दी सक्सेसफुल पीपल, जो सोल्यूशन ढूंढते हैं। आपने सुना ही होगा ना कि सबसे बड़ा आविष्कार क्या होता है? हर प्रॉब्लम का एक समाधान कोई व्यक्ति ढूंढता है तो वो आविष्कार आविष्कार का एक नाम ले लिया जाता है। मैं भी उसी चीज की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे आप आविष्कार कीजिए, लेकिन एटलीस्ट लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम में मत उलझिए। आप सोल्यूशन ढूंढिए उसके, आप सोल्यूशन ढूंढिए उनके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड जब भी हम काम करते हैं, जब भी कुछ भी नया काम करते हैं, चाहे हम VR1 की बात करें, अपने बिजनेसेस की बात कीजिए, रिलेशन की बात कीजिए, रिलेशन तो नहीं, मैं तो नहीं कहूंगा कि आप उसमें एंड इन माइंड दिमाग में रखिए, लेकिन अपने जब भी आप काम करते हैं या बिजनेस है, जॉब में भी, यू शुड नो व्हाट यू वांट। आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, है ना? एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ना जिसके बारे में आपको पता ही ना हो, तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। हो सकता है आप बहुत लंबी स्पीड से दौड़ रहे हो, लेकिन गलत डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, तो उसका फायदा क्या दौड़ने का? तो हमें गलत डायरेक्शन में नहीं दौड़ना है। दौड़ना तो वो भी इसको भी कहते हैं, है ना? अगर आपको दिल्ली से, मान लीजिए कश्मीर जाना है, तो मैं दिल्ली से कश्मीर वाले रास्ते पे चलूंगा। अगर मुझे रास्ता ना पता चला और मैप मुझे गलत पकड़ा दी, तो मैं कन्याकुमारी वाले रास्ते पे दौड़ने लग जाऊंगा, लेकिन उस दौड़ का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज मैं गलत डायरेक्शन में दौड़ रहा हूँ। डायरेक्शन मेरी सही होनी चाहिए और मुझे पता होना चाहिए कि मुझे मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक किसान था, एक बहुत गरीब किसान था जो गांव में रहता था। एंड उसका एक बेटा था और उसकी फैमिली थी, और वो उनका जो खाना पीना और उनका जो खर्चा था वो खेती बाड़ी से ही चलता था। आई होप सबको आवाज मेरी आ रही हो, ऐसा ना हो मैं बोलता जाऊं और आपको ना आ रही हो, तो एक बार मैसेज में लिख दीजिए कि आप सबको सर लाउड एंड क्लियर आ रही है आपकी आवाज। लाउड एंड क्लियर आ रही है ना? तो बीच बीच में मुझे बताते रहना, और मजा ना आ रहा हो तो भी बता देना। किसान जब खेती कर रहा था तो बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था। लेकिन एक साल ऐसा आता है कि गांव में बारिश नहीं होती है, बिल्कुल बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, उसकी फसल सारी खराब हो जाती है। और जब फसल खराब हो जाती है वो बहुत दुखी हो जाता है। और दुखी इंसान क्या करता है? भगवान का सहारा लेता है, अल्लाह का सहारा लेता है। वो जाता है और मंदिर में भगवान के पैरों पे खूब जोर जोर से रोता है और उसे मदद की गुहार मांगता है कि हे भगवान मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं और बारिश ना हुई अगले कुछ दिनों में तो शायद हमारा अंत बहुत नजदीक है। और वो बेहोश हो जाता है भगवान के चरणों में। सुबह जब उठता है तो वो देखता है कि भगवान उसके सामने खड़े हैं, और भगवान उससे पूछते हैं, बोल बच्चा तुझे क्या चाहिए, क्यों परेशान है, क्यों रो रहा है तू इतना? तो किसान कहता है, हे भगवान मेरी सारी फसल खराब हो चुकी है और अगले और कुछ दिनों में बारिश ना हुई तो सब कुछ तबाह हो जाएगी। भगवान कहते हैं क्या चाहिए तुझे? तो कहता है मुझे बारिश चाहिए। भगवान कहते हैं तथास्तु। और थोड़े समय बाद झमाझम बारिश होने लगती है, बहुत तेज बारिश होती है। कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती है और किसान बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी फसल दोबारा हरी हो जाती है और बहुत अच्छी फसल उसकी होने लगती है। लेकिन कुछ दिन और बीतते हैं, वो देखता है कि ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। वो बहुत परेशान होता है, और जो उसकी फसल हरी हुई थी वो ज्यादा बारिश होने के कारण अब खत्म होने के कगार पे आ जाती है और फसल उसकी बर्बाद हो जाती है। बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है। वो फिर जाके भगवान के पास रोता है और भगवान फिर उससे बोलते हैं, बोल बच्चे इस बार तुझे क्या चाहिए, बोल बच्चे इस बार तुझे क्या चाहिए? तो वो कहता है भगवान प्लीज ये बारिश को बंद कर दीजिए, इसने मेरी फसल तबाह कर दी है। तो भगवान कहते हैं तथास्तु, और बारिश बंद हो जाती है। फिर से सब हरा भरा होने लग जाता है। बारिश बंद हो चुकी थी, पहले से बहुत बारिश हुई थी, जमीन में बहुत नमी थी, उसकी फसल फिर से खड़ी हो जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो देखता है कि अब बारिश की जरूरत है, बारिश होना फिर बंद होगी, अब तो बारिश फिर नहीं हो रही है, फिर सूखे के कगार पे आ गए उसके खेत। तो वो फिर रोता है और इस बार भगवान को बहुत गालियां देता है, बहुत गालियां देता है। कहता है भगवान, मतलब मैं बोल नहीं सकता, वो गालियां देता है। और भगवान इस बार आते हैं उसके सामने और बोलते हैं, बच्चा इस बार क्या हुआ, तू मुझे गालियां क्यों दे रहा है? तूने मुझसे बारिश मांगी, मैंने तुझे बारिश दी। तूने मुझसे कहा कि बारिश बंद कर दो, मैंने बारिश बंद कर दी, तो तू रो क्यों रहा है? कहता है भगवान मुझे ना बारिश चाहिए ना सूखा चाहिए, मुझे दो रोटी खाने का समय चाहिए और दो रोटी समय पे चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ये कहते हैं, बच्चा पहले दिन मुझे ये बोल देता तो इतना समय ना तेरा खराब होता ना मेरा समय खराब होता। और भगवान उसे कहते हैं तथास्तु। तो ऐसे ही हम बहुत सारी
अपने लाइफ में गलतियां करते हैं ना, बिना हम पॉइंट पे कभी डिस्कशन नहीं करते हैं, बिना सोचे समझे इधर उधर की बहुत सारी बातें करते हैं। तो आ, अब शफकत जी लाइन पे हैं, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ, आपको याद आ रहा होगा। तो हम लोगों को ना कभी भी टू द पॉइंट, बिगन विद द एंड इन माइंड कि हमें चाहिए क्या, उससे क्या टाइम बचता है और उससे क्या होता है, हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आती है कि मुझे करना क्या है। जब आपकी क्लैरिटी रहेगी, आप कभी भी अपने टॉपिक से भटकोगे नहीं, कभी भी भटकोगे नहीं। और आप एज अ बिजनेसमैन, आप जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग में पढ़ते हैं ना, टाइम इज इक्विवेलेंट टू मनी। अगर आप टाइम वेस्ट करते जाओगे छोटे 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 टॉपिक्स में, आपका बहुत बड़ा समय खत्म हो जाएगा, जो आप जिसमें आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते थे। तो हमें टाइम को बचाना है। तो टाइम कब बचेगा? व्हेन आई एम क्लियर, व्हेन माय थॉट्स आर क्लियर। जब हमारी बातें क्लियर होगी, हमारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, हमारे डिस्कशंस क्लियर होंगी, और जब मुझे पता होगा मुझे क्या करना है और कितने समय में करना है, तब सब चीजें बहुत सिंपल और इजी दिखने लग जाएंगी आपको। सो हैबिट नंबर 2, जैसे हैबिट नंबर 1 क्या थी, हमें रिएक्टिव नहीं होना है, प्रोएक्टिव होना है, सोल्यूशन ओरिएंटेड। हैबिट नंबर 2, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले उसका एंड रिजल्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या करना है और कितने दिन में करना है, और मुझे क्या डिस्कस करना है, अगर किसी से डिस्कस भी करना है। अगर आप प्लान दिखाने भी जा रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप F1 कराने जा रहे हो, F2 कराने जा रहे हो, F3 कराने जा रहे हो, या बंदे को प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो। जब आपको क्लैरिटी होगी तो आपकी डिस्कशंस भी बहुत क्लियर और क्रिस्प होंगी, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हैव दैट थिंग इन योर माइंड कि आपको चाहिए क्या, जिसको कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। सो हरकेश जी, क्लियर हुआ ये पॉइंट? आई थिंक मेरी यस आवाज सर, नहीं जा बिल्कुल रही। क्लियर। बिल्कुल क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर हुआ। ओके। एंड तीसरी हैबिट है जिसपे हमें काम करना चाहिए। बहुत सारे काम करते हैं पूरे दिन में हम लोग, है ना। बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सामने पड़ी रहती हैं, एंड जिन पे हम लोग काम करते रहते हैं। लेकिन ये हमें एक क्वाड्रेंट अपने लाइफ में हमें पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे आज मेरे को आज ट्रेनिंग थी, तो और आज मुझे वेंडर से भी बात करनी थी, आज मुझे बहुत सारे और भी काम करने थे जो बहुत मेरे लिए अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे अर्जेंट कौन-सी थी आज? ट्रेनिंग थी। उसके लिए मॉड्यूल बनाना था, उसके लिए पढ़ना था, उसके लिए, ताकि मैं आप लोगों के सामने एक अच्छी ट्रेनिंग दे सकूँ। तो मेरे लिए ये अर्जेंट है, तो मैं अर्जेंट चीज़ों को सबसे पहले करूँगा, इम्पोर्टेंट चीज़ों को बाद में करूँगा। तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि पहले मेरे लिए सबसे अर्जेंट कौन-सी है, वो चीज़ों को आप पहले करोगे और बाकी चीज़ों को बाद में करोगे। हम बहुत सारा समय अपना हम बर्बाद करते हैं नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट चीज़ों में। सोशल मीडिया, वॉचिंग टीवी, नॉनसेंस मूवीज़, गॉसिपिंग, शॉपिंग, अननेसेसरी डिस्कशंस, और हम अपना बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव जो टाइम है, हम वो बर्बाद कर देते हैं उन सब में। और आपके पास गिन के वही 12 घंटे होते हैं पूरे दिन में, जिनमें से 4 से 5 घंटे तो हमारे वैसे ही निकल जाते हैं। और उसमें से बहुत सारा समय हम वैसे ही बर्बाद करें। सो वी नीड टू नो क्या अर्जेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और क्या मोस्ट अर्जेंट है। उन चीज़ों को पहले ही, जब सुबह उठते हो, काम करने निकलते हो, तो सबसे पहले अपनी एक लिस्ट डायरी में बना लीजिए, आज के मेरे काम क्या हैं, उनके आगे लिख लो अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट। जो अर्जेंट है उसको तो इमीडिएटली करो, जो नॉट वेरी अर्जेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, उसको सबसे लास्ट में करो। हम क्या करते हैं, पता चलता है पूरा दिन हम बर्बाद करते हैं एक ऐसे काम को करने में जो मैं परसों भी कर सकता था, लेकिन जो मुझे आज करना था उसको मैं डिले करता हूँ। सो अगेन, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए सोचते तो सभी हैं, निकलते तो इस दुनिया के सफर में सभी निकलते हैं, लेकिन सभी नहीं पास होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज ये कुछ एक चीजें हैं जो मिस करते हैं, जिनको हमें मिस नहीं करना है। सो हैबिट नंबर 1, बी रिएक्टिव या प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होना चाहिए। सेकंड, सेकंड क्या बात करी थी हमने? हैव बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि हमें पहले से सोच के चलना चाहिए कि मेरा, मैं एंड रिजल्ट, मेरा इस सफर का क्या मुझे करना है या उस मीटिंग का मुझे क्या करना है। थर्ड, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले जो सबसे पहले चीजें करनी है वो हमें सबसे पहले ही करनी है। ओके। एंड हैबिट 1, 2 एंड 3 एक इंडिविजुअल को प्रोडक्टिव इंडिविजुअल बनाने में मदद करता है। आप ये तीनों चीजें सीख लीजिए, कल से इंप्लीमेंट करना आप एज ए क्या कहते हैं ना, टेस्ट आप कल से शुरू कीजिए। आप में से कुछ एक लोग
कहिए कि सर हम कल से ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आप कल से करिए। आई कैन बेट कि आपके रिजल्ट बदल जाएंगे, आपके तौर तरीके बदल जाएंगे, आपके बात करने का तरीका बदल जाएगा, आपको गुस्सा होना कम हो जाएगा और आप ज्यादा प्रोडक्टिव और इफेक्टिव इंसान बन जाएंगे। हैबिट 1, 2 और 3 को कल से आप अप्लाई करना शुरू कीजिए। और हैबिट नंबर 4, ये मैं हिंदी में बता दूं आपको, सेल्फिश नहीं बनना है यार। हरदम जरूरी नहीं आप ही जीतो जीवन में, जरूरी नहीं कि हर बार आप ही की जीतो और दूसरा हर बार हारे। जिंदगी की दौड़ में हमने हर बार ये सुना है कोई एक जीतता कोई हारता है, लेकिन कुछ अच्छे लोग हमको ये सिखा के गए जिनको हमने कभी अमल नहीं किया। लेकिन इफेक्टिव लोग हरदम ये मानते हैं, विजयी वही व्यक्ति होता है जिसमें जीत दोनों की होती है, जिसको कहते हैं ना विन विन सिचुएशन। ये बेस्ट डील होती है जब आप किसी बिजनेस डील में बैठते हैं। बेस्ट डील क्या होती है जानते हैं? जब दोनों जीतते हैं, एक लंबा रिलेशन बनता है और लंबे समय तक आपके रिश्ते बनते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने अपने किसी एक दोस्त से बहुत बढ़िया कार खरीदी। अब 3 सिचुएशन आ सकती हैं। पहली सिचुएशन, मैंने बहुत ज्यादा पैसा दे दिया तो मैं क्या फील करूंगा? इन भाई साहब की तरह मुझे लगेगा कि मेरे को यार उसने मुझे चीट कर दिया, रिश्ता नाता खत्म, ओवर, चैप्टर क्लोज्ड। सिचुएशन नंबर 2, मैंने बहुत कम पैसे दिए और मेरा फ्रेंड को लगेगा यार मेरे को इसने धक्के से पैसे लगवा दिए मेरे, है ना, वो चीटेड फील करेगा। अगेन रिश्ता खत्म, रिलेशन ओवर। सिचुएशन नंबर 3, एक ऐसी जगह अटक जाओ जहां डील ही ना हो, चलो बिजनेस ही नहीं हुआ, बाबा जी का ठुल्लू मिल गया, किसी को कुछ नहीं मिला। सिचुएशन नंबर 4, यू एंड योर फ्रेंड एग्री और दोनों को फायदा हुआ और दोनों खुश होकर निकलते हैं और ये दोस्ती जीवन भर चलती है। और ऐसे कई बिजनेस डील्स हम एक साथ मिलकर करते हैं। तो सिचुएशन 4 हरदम हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहती है। याद रखो मेरे दोस्तों कि काम हमने वो करना है जिसमें आप ना जीते, काम हमने वो करना है जो आप भी जीतो और दूसरा भी जीते। हमने सेल्फिश होकर काम नहीं करना है। तो विन विन सिचुएशन इज द बेस्ट डील, सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया जो बिजनेस डील होती है जिसमें दोनों को फायदा होता है। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सबसे पहले वैसे मैं पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूं कि सीखने का सबसे बड़ा जरिया क्या है? भगवान ने आपको 2 कान दिए तो कुछ सोच समझ के दिए। 2 कान का मतलब है ज्यादा सुनिए कम बोलिए, है ना। लेकिन हम क्या सुनते हैं? हम सिर्फ रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं। मान लीजिए हम मीटिंग में भी बैठे हैं या हम फोन कॉल पे भी बात कर रहे हैं, ज्यादातर हम अपने डिस्कशन के जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं। हमें कभी भी ज्यादा सुनना चाहिए। आपने देखा होगा बड़े बड़े महान लोग कम बोलते हैं ज्यादा सुनते हैं, तो उसके पीछे कोई वजह है। उसके पीछे वजह यही है, जितना आप सुनोगे उतना आपको समझ में आएगा। आपका दिमाग, जितना आप जुबान को बंद करोगे, यू विल फाइंड, जैसे आप ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हो तो आपका एक एक शब्द मेरा आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आगे से आप भी बोल रहे होते तो आपको एक शब्द भी समझ में ना आता। और जब आपको समझ में आएगा तो आप इन चीजों को अप्लाई भी कर पाओगे, आगे वाला व्यक्ति भी आपको ज्यादा समझ पाएगा। तो कभी भी हमें ज्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। मतलब सबसे पहले हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद हमें रिप्लाई करना चाहिए। ये बहुत बड़े बड़े इफेक्टिव बिजनेसमैन लोगों की ये बहुत बड़ी एक कला है जिसको वो लोग फॉलो करते हैं, हमें भी करना चाहिए। 6th इज सिनर्जी। सिनर्जी क्या है? इसको, इस शब्द को हम ऐसा बोल सकते हैं कि एज अ टीम हमें काम करना चाहिए। टीम है ना, एज अ टीम कैसे काम करते हैं? जब हर किसी व्यक्ति की विजय होता है कि आप कितने इफेक्टिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कि धीरज सिंह कितनी अच्छी ट्रेनिंग करता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक ये 60 लोग अच्छे ट्रेनर नहीं बनते हैं, ये 60 लोग ये सातों हैबिट्स को फॉलो नहीं करते हैं, जब ये सातों लोग इतने 60 लोग इफेक्टिव नहीं होते हैं, तब तक हम लोग एक अच्छी टीम और एक सिनर्जी में काम नहीं कर सकते हैं। तो आपके इंडिविजुअल का अच्छा होना कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप अपनी टीम में आप ही आप हैं तो फिर हम लोग गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। कभी भी हमें एक इंडिविजुअल हीरो नहीं बनना है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी टीम में हर एक बंदा उतना ही इफेक्टिव हो, उतना ही पावरफुल हो और इतना ही इक्विप्ड हो। सब बराबर होनी चाहिए, एक टीम एक सिनर्जी में हमें काम करना चाहिए। सो बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े महान लोग सिनर्जी यानी टीम वर्क में बिलीव करते हैं। हैबिट नंबर 7 यानी लगातार अपनी जो औजार है उसको शार्प करते रहिए। आप महान नहीं हो, मैं महान नहीं हूं, है ना। मुझे ये ट्रेनिंग करनी थी, मुझे किताब पढ़नी पड़ी पूरी। क्यों पढ़नी पड़ी? मैं ये तो नहीं कह सकता यार मैं तो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ मुझे सब कुछ आता है। हर किसी को सहारे की जरूरत पड़ती है। हर किसी को सीखने का जो कला है ना उसको अडॉप्ट करना पड़ता है।
और सचिन तेंदुलकर जैसा व्यक्ति, और मैं सचिन क्यों कहूँ, जितने भी महान प्लेयर्स हैं, चाहे विराट ले लीजिए या बाकी प्लेयर्स भी ले लीजिए, चाहे किसी स्पोर्ट्स में ले लीजिए, वो डेली जाके प्रैक्टिस करते हैं। आउट होने के बाद भी प्रैक्टिस करते हैं, सेंचुरी मारने के बाद भी प्रैक्टिस करते हैं। दैट मीन्स वो अपनी कला को और निखारते हैं। और वी बीइंग सेल्समैन, हम लोग डायरेक्ट सेलर होने के बावजूद हमारी क्या कला है? लोगों से मिलने का, प्रोडक्ट को बेचने का और लोगों को ट्रेन करने का। तो क्या हमें अपनी कला को शार्प नहीं करना चाहिए? क्या हमें और सीखने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है। और जो इसको भूल जाता है, जो इसको करना बंद कर देता है, वो सिर्फ़ नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, लेकिन उसको रिज़ल्ट नहीं आते हैं, बहुत मुश्किल आती है। लेकिन अगर रिज़ल्ट आपको फ़ास्ट चाहिए, तो आपको अपनी कला को निखारना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, और जो व्यक्ति इन चीज़ों पे काम करेगा, उसको रिज़ल्ट आएँगे ही आएँगे। सो 7 चीज़ें जो मैंने बोली, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। पहला, हमें प्रोएक्टिव होना है, रिएक्टिव नहीं होना है। 2 तरह के सर्कल होते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जिन पे हमें कंट्रोल होता है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा कंट्रोल किस चीज़ों पे है, मेरे वर्ड्स, मेरे बिहेवियर और मेरे एक्शन पे। तो हमें उस पे फोकस करना चाहिए। सेकंड, हरदम हैव एंड इन माइंड, कि आप चाहते क्या हैं? मतलब गोललेस आदमी कहीं पे नहीं जाएगा। तो आपका गोल आपके सामने होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या? बिगिन विद द एंड इन माइंड। थर्ड, पहली चीज़ें पहले करो, जो अर्जेंट है वो सबसे पहले करो, इम्पोर्टेंट बाद में करो, और जो नॉट सो अर्जेंट है उनको बाद में करो। डोंट वेस्ट योर टाइम। जीतना सिर्फ आपका जीतना सब कुछ नहीं है, दोनों व्यक्ति की जीत होनी चाहिए, सामने वाले की भी और आपकी भी, जिसको कहते हैं विन विन सिचुएशन। एंड पांचवा, ज़्यादा सुनो, कम बोलो, है ना? जितना सुनोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। छठा, एज़ अ टीम काम करो, सिनर्जी में काम करो। सिर्फ़ आप कितने इफ़ेक्टिव होगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी टीम भी उतनी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। तो टीम में काम करना चाहिए, सबको एक साथ लेके काम करना चाहिए, और लगातार अपनी कला पे काम करो, है ना? अपनी औज़ार को, अपनी कला को हरदम शार्पन और स्ट्रॉन्ग बनाओ, और अपनी कला पे काम करो। सो आपका कोई सवाल हो तो आप इस पे पूछ सकते हो मुझसे। एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प। सो हर बार हम इतना सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, तो